हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी में। मैथ, साइंस और सोशल के वीडियोस के लिए और वैदिक मैथ्स और ट्रिक्स के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ कॉन्सेंट्रेट। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो 8th और 9th चैप्टर्स में पढ़ा है, 8th और 9th चैप्टर्स में हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, मोशन के बारे में पढ़ा था, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी जो डिटेल्स हमने पढ़ी थी, इन सभी में हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो किस कारण होता है, जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो फोर्स ही है जो मोशन करवाता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ओके, अब फोर्स अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है या किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करना है तो भी हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, उसके बाद फिर हमने ये देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पृथ्वी पर, अर्थ पर आकर गिर जाता है, नीचे की तरफ आता है। हमने देखा है कि सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते रहते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो मून है, मून हमेशा अर्थ के अराउंड घूमता है। मून कैसे घूमता रहता है? अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो हमने कई सारी ऐसे फिनोमिना यहाँ पर पढ़े हैं, लाइक जितने भी फोर्स है, फोर्स हमें चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करने के लिए, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो वो अर्थ की तरफ आके गिरता है। जितने प्लैनेट्स हैं वो हमेशा सन के अराउंड रोटेट करते रहते हैं। मून जो है वो हमेशा अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। तो यहाँ पर हम देखें कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मून जो है प्लैनेट के अराउंड, हमारे अर्थ प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है, जितने प्लैनेट्स हैं वो सब सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। तो इसैक न्यूटन, सर इसैक न्यूटन का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना है, न्यूटन्स लॉज भी पढ़े हम लोगों ने। तो सर इसैक न्यूटन ने ये सोचा, उन्होंने सबसे पहले चीज़ ऑब्जर्व करी कि इन सभी के बीच में कोई ना कोई एक कॉमन फोर्स तो है, एक सेम फोर्स है जो इन सबको इस तरह से घुमा रहा है। और उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सभी फोर्सेस का एक कारण है और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि जो ग्रेविटेशन है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, उसका क्या इफ़ेक्ट अर्थ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पर होता है, हम लोगों पर होता है। जो भी चीज़ें पृथ्वी पर है उनका क्या इफ़ेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स का उन सभी के ऊपर, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। नाउ कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज़, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्रेविटेशन। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? देखिए आप लोगों ने वो स्टोरी ज़रूर सुनी होगी कि भाई न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो ऊपर से एक एप्पल गिरा। एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक एप्पल नीचे गिरा, उनके ऊपर वो एप्पल गिरा, पृथ्वी की तरफ वो एप्पल गिरा। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई जब एक एप्पल जो ऊपर से गिर रहा है वो पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब पृथ्वी जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जब अर्थ एक एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, तो क्या अर्थ मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? इसीलिए मून पृथ्वी के आसपास घूम रहा है। उन्होंने ऐसे सोचा। ठीक है, तो उनका जो एक थॉट था, थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ? एक एप्पल के गिरने से उनका थॉट प्रोसेस शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव वर्क्स किए, और उसके बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि जो जिस ऑर्बिट में मून घूम रहा है, ठीक है, उस ऑर्बिट का हर एक पॉइंट पृथ्वी की तरफ आने की कोशिश करता है। मतलब मून जब सर्कुलर मोशन में है, गोल 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 मून घूम रहा है पृथ्वी के आसपास, तो हर पॉइंट पर वो कैसे घूमेगा कि उसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पृथ्वी की तरफ लगेगा। अगर उसको वो फोर्स ना मिले, कोई भी चीज़ अगर सर्कल में घूम रही है और
अगर उसको एक फोर्स अंदर की तरफ ना लगाया जाए तो वो बॉडी जो है बाहर जाके गिर जाएगी. सो देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ ऑन द मून, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑन मून, मून रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ. ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया. देखिए अब एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू हम ये आर्ग्यूमेंट समझेंगे जो न्यूटन ने दिया था. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक थ्रेड है, थ्रेड से हमने एक स्टोन को टाई कर दिया है और उस थ्रेड से उस स्टोन को बांध के फिर हम उसको गोल गोल घुमा रहे हैं. वैसे आई डोंट नो आप लोग इसको क्या बोलते हैं. जब मैं छोटा था तब तो इसको लिंगड़ बोला जाता था, तो इसको लिंगड़ बोलते हैं. लिंगड़ को ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं. सो ये थ्रेड में एक स्टोन को बांध के हम उसको रोटेट करने लग गए. अब क्या हुआ, जो मोशन ऑफ स्टोन है वो हमें ऑब्ज़र्व करना है, और जब वो बहुत एक स्मूथ मोशन में आ जाएगा तब आप इसको अपने हाथ से छोड़ दीजिए. अब अगर जब आप इसको अपने हाथ से छोड़ेंगे तो एग्जैक्टली ये क्या होगा वो ध्यान देना. आपने कभी अगर ये गेम किया हो, खुद ने परफॉर्म किया हो, तो आपको मालूम है जब आप उसको हाथ से छोड़ देते हैं तो क्या वो सर्कल में गोल गोल घूमता रहता है? बिल्कुल नहीं, वो सर्कल में नहीं घूमता है. वो आपके हाथ से छूटता है और सीधी किसी स्ट्रेट लाइन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके गिर जाता है. ठीक है. सो बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड. जब हमने थ्रेड को रिलीज़ नहीं किया था तो स्टोन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा था किसी पर्टिकुलर स्पीड से, और उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा था. जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है. द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी. अब आपको याद होगा वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सलरेशन भी चेंज होता है. सो द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सलरेशन इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर. मतलब वो जो लिंगड़ है, वो जो स्टोन है जो गोल 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 घूम रहा था, उसके ऊपर सेंटर में एक फोर्स लग रहा था, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा था. जो आपके हाथ में थी रस्सी, उस रस्सी के द्वारा उसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा था. अगर आप उसको नहीं खींचते सेंटर की तरफ तो वो पत्थर बाहर कहीं गिर जाता. इसका मतलब जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उस बॉडी के ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, और दिस फोर्स which is intending in center is called centripetal force. और यही फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. तो याद रखें दोस्तों, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. अब सपोज कीजिए अगर कोई बॉडी है जिसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा? द स्टोन का ही केस लेते हैं. जब आपने उसको छोड़ दिया तो उसके ऊपर सेंटर का फोर्स खत्म हो गया, और इसीलिए स्टोन क्या हुआ? स्टोन फ्लाइज ऑफ अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में स्टोन मुड़ जाएगा और चला जाएगा. दैट स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. वो स्टोन जिस स्ट्रेट लाइन में मूव किया है उस पाथ को, उस स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है टेंजेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट्स के बारे में आप लोग मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका जनरल एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. एक सर्कल है, ये सर्कल आपको दिख रहा है. इस सर्कल के साथ में एक लाइन बनी हुई है ABC, और ये जो लाइन है ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट B पर टच कर रही है. सो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है. सो दिस लाइन ABC और AC इज नोन एज tangent. So a straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to the circle. एक ऐसी straight line जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है उसे हम कहते हैं tangent. So motion of moon around the earth is due to centripetal force. दोस्तों अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मून जो है, मून अर्थ के आसपास घूम रहा है, अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है. और जब मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है तो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करने के लिए उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स खींच रहा होगा, और वो जो फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. उस फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और यही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके द्वारा दिया जाता है? बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस मून के ऊपर लगा रहा है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व हो रहा है.
दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स मून के ऊपर नहीं लगेगा तो मून कभी भी अर्थ के आसपास रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक गिरता हुआ एप्पल जो है वो पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए वो नीचे की तरफ गिरता है। लेकिन क्या वो अर्थ को भी अपनी तरफ खींचता है? जैसे एप्पल को पृथ्वी ने, अर्थ ने अपनी तरफ खींचा, क्या एप्पल भी, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ ऑल्सो? क्या एप्पल भी उस अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा ये कहा गया था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचेगा तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ फोर्स, जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है उतने उसके ऊपर, उतना ही फोर्स एप्पल भी अर्थ के ऊपर लगाएगा। बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो हमने वहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करा था F इज इक्वल्स टू एम ए, है ना, F इज इक्वल्स टू एम ए। और A का फॉर्मूला जो बना था, A का फॉर्मूला बन गया था F बाय एम, फोर्स अपॉन मास। इसका मतलब किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा अधिक है उसके ऊपर लगने वाला एक्सलरेशन उतना ही कम होगा। मास अगर ज़्यादा है तो एक्सलरेशन कम होगा। इसी कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एप्पल है, द मास ऑफ एन एप्पल इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। एप्पल का मास तो नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, एकदम नेग्लिजिबल मास है एज़ कंपेयर टू अर्थ। इसीलिए जो फोर्स है वो बहुत कम है। जिस फोर्स से एप्पल अर्थ को खींच रहा है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और इसीलिए अर्थ कभी भी एप्पल की तरफ खींचा नहीं जाता है। और सेम आर्ग्यूमेंट होल्ड करता है वाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स मून। जब अर्थ मून को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा है तो मून भी अर्थ को अपनी तरफ उसी फोर्स से खींच रहा है, बट मून के द्वारा लगने वाला फोर्स बहुत कम है एज कंपेयर टू द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। इसीलिए मून तो अर्थ की तरफ आ जाता है, अर्थ की तरफ रोटेट कर रहा है, लेकिन अर्थ मून की तरफ रोटेट नहीं करता है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, वो सारे प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते रहते हैं, और वो भी इसी कारण घूम रहे हैं क्योंकि सन उनके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो सारे प्लैनेट्स उस सन के आसपास रोटेट कर रहे हैं। फाइनली न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया? दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल एंड द मून, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन ने फाइनली इस सब बातों से ये कंक्लूड किया था कि केवल एक एप्पल या एक मून अर्थ के ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं, या अर्थ सिर्फ उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। इस ब्रह्मांड में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू, सी यू, गुड डे, गुड बाय।